जैसे आपने खुद ही कहा है ना, ये तो कंसीक्वेंस है, ये एक्चुअल हैपनिंग नहीं है, ये कंसीक्वेंस है, ये एक तरह का शेडो है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ना आप कभी भी कॉन्सिक्वेंसेस को चेंज नहीं कर सकते, आप कभी भी शेडो को चेंज नहीं कर सकते, जबकि आप ओरिजिनल हैपनिंग और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज ना करें। अगर आप एक साए के ऊपर डंडा मारते रहेंगे तो उससे साया तो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि इस एक केस के ऊपर जो लॉ कहता है उसको वैसे करना चाहिए, लेकिन इसको समझने की जरूरत यह है कि ये जिन मुहर्रकात का नतीजा है उन पर हमें गौर करने की जरूरत है। और वो जो मुहर्रकात हैं, वो सबसे अहम ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर, हम कहते हैं पाकिस्तान में पिछले 20-30-40 सालों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुए होंगे, सोशल प्रॉब्लम हुए होंगे, फॉरेन पॉलिसी के प्रॉब्लम हुए होंगे, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये हुआ है कि हमारे मुल्क की अपनी शनाख्त और हमारे अपने मुल्क का कोई वैल्यू सिस्टम डिटरमिन नहीं हो सका। एक शख्स अरब है, वो चाहे ईसाई अरब है, चाहे वो यहूदी अरब है, चाहे वो मुसलमान अरब है, उसके अंदर अरबियत मौजूद होगी। एक जर्मन के अंदर एक जर्मन करेक्टर, एक अंग्रेज के अंदर एक इंग्लिश करेक्टर मौजूद होगा। हम बहसियत पाकिस्तानी अपनी उस शनाख्त के प्रोसेस में अभी तक अपने लिए वैल्यू सिस्टम नहीं डिटरमिन कर सके। वैल्यू सिस्टम का उर्दू तर्जमा है इकदार। इकदार से मुराद यह है कि मुआशरे में किस चीज की अहमियत है, प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पर क्या है, चौथे। हमें इसका अभी तक कुछ पता नहीं। जब मैं बहुत छोटा था, ज़ाहिर है आप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, जब मैं बहुत छोटा था, मैं आपको लेट 60s की बात में, 61 में पैदा हुआ था, लेकिन मुझे 1965 की जंग से ऑनवर्ड मेरी मेमोरी के अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं। तो मैं ये बहुत आसानी से रिकॉल कर सकता हूं कि मुआशरे में बड़ा वो होता था जो ईमानदार होता था। मुआशरे में, मोहल्ले में एक शख्स की इज्जत इस बात पे होती थी कि ये जी बहुत ही दीनदार हैं, बहुत मजहबी हैं और बहुत बाइखलाक हैं, तो सब लोग उनकी इज्जत किया करते थे। दफ्तर में एक शख्स था, जिस मेरे वालिद साहब जिस महकमे में काम करते थे, वहां एक शिरानी साहब, वारसी साहब हुआ करते थे, उनके कोई कोलीग, उनके बारे में ये मशहूर था कि ये बहुत दयानतदार हैं। लोग उनके पुराने साइकिल को भी फख्र से देखा करते थे, और उनकी खाकी पैंट के पीछे जो एक पेबंद लगा होता था, उस पेबंद को भी मुकद्दस और मुतबर्रक समझा करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे के अंदर बड़ा कौन है, छोटा कौन है, वो बिल्कुल एक डिसएरे हो गया। देखें जमील, आपकी इज्जत, आपकी जान, आपकी माल मुझे उतनी ही अजीज हो जितनी मेरी अपनी इज्जत, अपनी जान, अपनी माल मुझे अजीज है। इसके लिए मेरे और आपके दरमियान में ग्लू की जरूरत है, मेरे और आपके दरमियान एक बंधन की जरूरत है, एक ताल्लुक की जरूरत है। मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली जिसे देखकर मैं बहुत कुड़ता हूं कि पिछले 20-30 साल के अंदर वो जो ग्लू मुआशरे में लोगों को जोड़ के रखती है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे की इज्जतों के रखवाले होते हैं, वो ग्लू खत्म हो रहा है। और इसकी ताने बाने जो मिलते हैं वो दो चीजों पे मिलते हैं, तीन चीजों पे एक्चुअली मिलते हैं, वैसे तो बहुत सारी होंगी जो मुख्तर वक्त में। सबसे अहम यह है कि हमारे मुल्क में रोल मॉडलिंग का फुकदान है। वो लोग जो देखने में बहुत बड़े लोग हैं, जो ऊपर हैं, उनको हम आइडियल के तौर पर लोगों को प्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं जब इंस्टीट्यूशन के अंदर था तो हम वहां एक डिबेटिंग सोसाइटी बना के बच्चों को महफिल में बात करना सिखाते थे, जिसको हम कहते थे ग्रुप डायनामिक्स। मुझे एक दफा ख्याल आया कि क्या हमारे जो बड़े हैं, जो कि असेंबली में गुफ्तगू कर रहे हैं, हम असेंबली के एक इजलास की रिकॉर्डिंग आइडियल के तौर पर अपने कॉलेज के बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो बेटा, जब महजब लोग गुफ्तगू करते हैं तो उसको ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए? क्या हम उसको एट एन आइडियल प्रेजेंट कर सकते हैं? अच्छा, क्या जो आप कंडक्ट करते हैं ये प्रोग्राम, टॉक शोज के अंदर जिस तरह लोग यानी अपने लीडर को दुनिया का सबसे नेक आदमी और जो दूसरा है उसको दुनिया का सबसे बुरा आदमी साबित करने के लिए अपनी आकबत खराब कर रहे होते हैं, क्या उस एक चंक को हम स्कूल या कॉलेज के अंदर आर्काइव की लाइब्रेरी में रख सकते हैं कि देखो जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं? इसी तरीके से जैसे हमारे बड़े लोग सफर करते हैं, जैसे उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे वो लिबास पहनते हैं, जैसे उनकी तकारीब हैं, जैसे उनके फंक्शंस हैं, तो मुझे बताइए कि हम किसको रोल मॉडल के तौर पर अपनी यूथ को दिखाएं? एक बात। दूसरा प्रॉब्लम हुआ है हमारे खानदान में कि हमारे जो बच्चा एक पैदा होता है ना जी, तो उसके इर्द गिर्द एक माहौल जो है वो एक डाटा के तौर पे मौजूद होता है। उसकी माँ, उसके बाप, उसके दादा, उसकी नाना, उसका वो एक माहौल, उसके पास एक डाटा बेस होता है।
जहां से उसके दिमाग का एक पैटर्न बन रहा होता है। दूसरा, हमारी इस रोल मॉडलिंग के बाद दूसरा अहम बात यह हुई है कि हमारे खानदान की फैब्रिक बिल्कुल तबाह हो गई है। और खानदान के ऐसा ही फैब्रिक में तबाह होने के अंदर जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि कुछ अरसे से हमें समझ में आया है कि जिंदगी का मकसद क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। यानी मुझे एब्सोल्युटली। अच्छी यानी मुझे अच्छी नींद आए ये इतना अहम नहीं है, लेकिन मेरे कमरे में एसी चल रहा हो ये बहुत अहम है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो, मुझे चलने में सांस ना चढ़े, ये इतना अहम नहीं है। ये अहम है कि मैं एक फरलांग भी जाऊं तो मेरे पास गाड़ी एयर कंडीशन होनी चाहिए। तो यानी हमें ये समझ में आया है, और ये बात चूंकि मुआशरे के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जो इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न लाइफ है, इन्फ्लुएंस ऑफ आवर नेबर कंट्री है, जो मीडिया ने हमें, जो हमारे ड्रामों ने, हमारे डाटा हमारे ऊपर कंटिन्यूस डाले हैं, इसकी वजह से खानदान बड़ा वो है जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर होने के चक्कर में जो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ी है, कि जो वाइटल टाइम गुजारना चाहिए था बच्चों को गोद में लेकर, बच्चों के साथ भाग कर तितलियां पकड़ने में, और जो उनके साथ बैठकर सीपियां चुनने में, और जो उनके साथ बैठकर ड्राइंग बनाने में, और उनके साथ बैठ के जो पौधों के साथ काम करने में, बैठ के लूडो खेलने में, बैठ के घर में कुरान पढ़ने में, तो वो कहानियां सुनाने में, वो वाइटल टाइम अब कमाई में चलना शुरू हो गया है। अच्छा, जब ये बड़े लोग उस वैक्यूम को क्रिएट करेंगे तो बच्चों के लिए अब अब्बू की जगह, अम्मी की जगह, रिश्तों की जगह पर एक ये वाली चीज आ गई है, टुकड़ा, जिसको हमारे दोस्त सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब कहते हैं जिगर का टुकड़ा। तो बच्चे के अंदर अच्छा अच्छा सर, यहाँ मेरा मेरा एक सवाल है। माधव, मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, लेकिन मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो आपने जो जिगर का टुकड़ा बताया है, ये तो आया ही आया है। एक और पौध हमारे अंदर परवान चढ़ रही है, जो एंटी पेट्रियार्की की बात करती है, जो लिबरलिज्म की बात करती है, जो समझती है कि हमारे जिस्म पर हमारे वालिदैन का कोई हक नहीं है, जो समझती है कि हमारे वालिदैन हमसे क्यों पूछते हैं कि आप इस टाइम पे क्यों आए हैं। मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए आपसे ये टाइम ले रहा हूं, और मैं बड़े अर्जेंट बेसिस पे आपसे टाइम लिया। कभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इस जिगर के टुकड़े के साथ वो जो कुत्ते का पुत्र आ गया साढ़े को, ओदा की करना है? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर ये एक बात मैंने मिसाल दी है, और जिन लोगों ने हमारी पेरेंटिंग की क्लासेस अटेंड की हैं तो उनको तो ये ज़बानी याद हो गई होगी मिसाल, कि फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत अच्छे जी। बिस्किट बनते थे, बहुत अच्छे बिस्किट बनते थे, ज़बरदस्त किस्म के खस्ता। अचानक वो बिस्किट गंदे बनना शुरू हो गए हैं, यानी वो टूट जाते हैं, वो खस्ता नहीं है, उनमें से स्मेल आती है, एक बिस्किट में से मक्खी भी निकल आई थी। अब ये किसका कसूर है? ये बिस्किट का कसूर है? क्या आप बिस्किट को कहेंगे कितना गंदा बिस्किट है, बिस्किट को आप सजा देंगे? ये बिस्किट का नहीं, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री का कसूर है। उस फैक्ट्री के अंदर अब जो है क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हो रही। उस फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल, रॉ मटेरियल डाला जा रहा था वो ठीक नहीं है, वहां की सर्वेलेंस ठीक नहीं है। अगर हमारे बच्चे और हमारे यूथ लस्ट में आ गए हैं, उनको जो है गैर की तहजीब बहुत भा रही है, और उनको ये जाली चीजें बहुत पसंद आ रही हैं, उनका ताल्लुक हमारे मजहबी इकदार से कट गया है, हमारे वतन से, हमारी मट्टी से उनका ताल्लुक कट गया है, इसमें उन बिस्किटों से ज्यादा उस बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री का कसूर है। यानी ये है कि उस बच्चा जब पैदा हुआ था तो वो जिस घर के माहौल में रहा था, उसके, मैं उनको सरासर बरीजुम्मा नहीं करार दे रहा, लेकिन मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें जहां से के लीक हो रहा है ना पानी, वहीं से उसको पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसका ताल्लुक पेरेंटिंग से है, इसका ताल्लुक स्कूलिंग से है, इसका ताल्लुक मुआशरे के अंदर इकदार के होने से है। देखिए, ये जो लिबरलिज्म और ये जो सब लोग आ रहे हैं,